अस्सलाम जी, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जितने मेरे फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं और फेसबुक पे हैं उन सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। और आज जी हम बात करेंगे ज़रा इंडिया और पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके ऊपर भी, और दोनों कंट्रीज़ की माइनॉरिटीज़ पे भी। ज़रा हम कोशिश करेंगे कि खुल के बोलें और अपनी जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कह सके, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो अलग से हटके और छुपा के बात ना की जाए, थोड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स ना हो। और इसके लिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ जी, हमें ज्वाइन किया है इंडिया से सरफराज सैफी साहब ने। आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे। और सरफराज को तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 10 साल से जानती हूँ, जब से हमने फेसबुक स्टार्ट किया था। तो कहना चाहिए कि हम साथ साथ बड़े हुए हैं और साथ साथ हमने जो है वो मीडिया में गए और काम करना शुरू किया। तो लेकिन आई मस्ट से कि सरफराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि सरफराज ने बहुत आगे तक तरक्की की है और मीडिया में जो है एक अच्छा नाम अपना बनाया है। इसके अलावा जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने। आप एमपीए भी हैं और इसके अलावा पहले आप चेयरमैन भी रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटीज अफेयर्स में। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और जी हमारे थर्ड गेस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान से हैं और आपका नाम है बैरिस्टर वकास अब्रेज खान। तो वकास, बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो वकास हमें बता सकेंगे थोड़ा बहुत कि हम लॉ के हिसाब से कहाँ पे हम सही जा रहे हैं और क्या कानून क्या कहता है कि हम किस तरह से हैंडल करें अपने मुल्क को, अपने मुल्क की माइनॉरिटीज़ को, या ये कहना चाहिए कि दोनों मुल्कों में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले सरफराज बताइए कि क्या हो रहा है, कोरोना सिचुएशन कैसी है आपकी तरफ, कुछ बेहतरी हुई है? आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आपने कहा कि पिछले 10 सालों से हम लगातार टच में हैं, कई बार हमने टेलीविजन डिबेट भी किए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना ये शो शुरू किया, और जिस तरीके से हम टेलीविजन पे आपके साथ बात करते थे, आज मुझे वाकई में बहुत खुशी हो रही है कि आपके जो फैंस हैं वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रही है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप इसी तरीके से अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मजहब के लिए और दुनिया के लिए बेहतरीन काम करती रहें। और चूंकि आप बहुत सटीक इंफॉर्मेशन देती हैं, एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है मेरी नजर में, तो आपको और आपके तमाम चाहने वालों को आपके शो की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मसला आपने किया कि कोरोना और लॉकडाउन को लेकर, चूंकि एक ऐसा शो है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर जितनी बात की जाए वो बेहद कम होगी। देखिए, हिंदुस्तान में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से कोविड-19 इंडिया में आया है, तब से इंडिया की आवाम बहुत तेजी से इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। आपको याद होगा कि हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जब जनता कर्फ्यू का बात की थी इंडिया में, तब उस वक्त पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने उनका साथ दिया और इसको लबैक किया। यानी पूरे हिंदुस्तान की आवाम, यानी 130 करोड़ देश की जनता ने देश की सरकार का, राज्यों का साथ दिया और बाकायदा वो बड़ा कामयाब भी रहा। जैसे ही हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, आपको याद है लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 उन्होंने जब किया तो पूरे देश ने सपोर्ट किया, चाहे उसमें मुस्लिम्स हो, चाहे उसमें माइनॉरिटी का कोई भी तबका रहा हो, तो बहुत हिंदुस्तान में बड़ा कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ तो हिंदुस्तान में तमाम जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। क्योंकि कोई भी दुनिया की सरकार हो, वो हर किसी भी इंसान को घर में नहीं रख सकती। और एहतियात के तौर पर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या तमाम जो इंडिया में जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने कोशिश करी कि जो आवाम है, पब्लिक है, वो अपना ख्याल ज्यादा रखे। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ख्याल रखा। चूंकि मैं पिछले 2.5 महीने से लगातार सड़कों पर हूँ, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ग्राउंड लाइव किया। क्योंकि आप जानते हैं आरजू कि मैं एक इंडियन चैनल के साथ साथ मैं अमेरिकन चैनल के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ एज ए कंट्री हेड। तो मुझे जितना भी बाहर के लोगों से मेरी बात हुई, जाहिर बात है कि परेशानी हर किसी को है, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो।
चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहलाने वाला अमेरिका भी हो, वहां के हालात सभी आप वाकिफ हैं। ब्राजील के जो हालात है वहां से ही वाकिफ हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में चूंकि आप बैठे हैं और हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, यहाँ के हालात से भी वाकिफ हैं। मसला यहाँ पर सरकार का नहीं है। अगर हम इस्लामिक तौर पर भी देखें, मजहबी तौर पर भी देखें, तो ये हमारा मजहब भी कहता है कि जब बीमारी हो या वबा फैली हो तो हमें खुद एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के ऊपर ही छोड़ देना सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि ये आपके मुल्क पर भी लागू करता है और हमारे हिंदुस्तान पर भी लागू करता है कि खाली सरकार के ऊपर रहना जरूरी नहीं है। सरकार के अलावा इंसान को खुद भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि सरकार को हमने और आपने ही चुन के भेजा है। सरकार ने गाइडलाइंस बना दी, उसका पालन आपको और हमको करना है। अगर हम उस गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं या सरकार की नहीं सुन रहे हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में, तो ये इंसान की खुद की गलती है। और मजहबी तौर पर जैसे हमने कहा कि हमारा मजहब खुद कहता है कि अगर वबा बीमारी फैली हो तो एहतियात बरतना जरूरी है। देखिए, आपने देखा कि बड़ी तादाद में जैसे हिंदुस्तान में भी अनलॉक हुआ है तो यहाँ पर बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, और शायद आपके पाकिस्तान में भी इस तरह के हालात वहां पर भी होंगे। क्योंकि अब मसला यहाँ पर सरकार के ऊपर सारा डालना ठीक नहीं है कि साहब सरकार ऐसा करेगी, सरकार वैसा करेगी। ठीक है, सरकार का जो काम है वो सरकार कर रही है, और सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है कि भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, खुद लोगों को खुद भी ख्याल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आरजू। जी जी सरफराज। बिल्कुल आरजू, इंसान को खुद को करना पड़ेगा और खुद को एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना या कोविड एक ऐसी बीमारी है, इतना सियाना है कि आप बाहर जाएंगे तभी आपके घर आएगा। अगर आप घर में हैं तो जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुसेगा, आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। जब बाहर जाएंगे तब लेकर आएंगे। अरोड़ा साहब, आप कितने दिन घर में रह सकते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ठीक कर रही है? जैसे आपने सरफराज की बात सुनी, उन्होंने बताया इंडिया में किस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? यार, जिस तरह मुझसे सरफराज ने आप किया, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। आप ऐसी जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा बड़ी तनदेही के साथ, मेहनत के साथ काम करती हैं, चाहे वो टेलीविजन हो या अभी आपने अपना ये यूट्यूब का चैनल बनाया। सो आई रियली कंग्रेचुलेट यू, और आपके देखने वाले सुनने वालों को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपना मेरा भाई जो इंडिया से बैठे हुए हैं, इनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ कि हम इकट्ठे मिलके इस वक्त जो एक पेंडेमिक है जिसको पूरी दुनिया जिसकी लपेट में हम उस पर बात कर रहे हैं। मेरे भाई ने बहुत सारी बातें की अपनी सरकार के हवाले से, और ये इंडियन सिटीजन है, ये इन पे फर्ज है कि अपनी स्टेट को, अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करें, और ये साथ साथ अपनी हकीकत जगह करें। पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक आप इसकी बात कर रही हैं कोविड-19 की, तो मैं समझता हूँ और मैं एग्री करता हूँ कि इस पे आवाम के अंदर शऊर होना चाहिए, आवाम के अंदर ये आगाही होनी चाहिए। और जिस तरीके से हर मज़हब के अंदर सफाई की बात की गई है, जिस तरह इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाई सफाई निस्फ अमान है की बात करते हैं, इस तरीके से सिखिज्म के अंदर, इस्लाम क्रिश्चियनिटी के अंदर, हर मज़हब जो है वो सफाई की तलकीन करता है। और अपने आप को जब कोई बीमारी आती है तो अपने आप को तलकीन करता है कि आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बीमारी आई है, और अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे बीमारी है तो वहाँ से बाहर ना निकले। अब मसला ये कि ये तो एक बीइंग अ शहरी, ये मेरा मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं उसको अवॉइड करूं, लेकिन कुछ फ़राइज़ स्टेट के भी हैं और कुछ फ़राइज़ गवर्नमेंट है उसके भी हैं। अब जब गवर्नमेंट खुद कन्फ्यूजन फैला दे, और गवर्नमेंट का जो आपका सबसे सुप्रीम कमांडर है, जो लीडर है, जिसको आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कहा हुआ है, जब वो कन्फ्यूजन फैला दे और उसको खुद उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, वो बैठ के खुद से एक ऐसी बैठ के आवाज़ करना शुरू कर दे, कभी कहे मैं आपको बताता हूँ कोरोना क्या है, कभी कहे कोरोना से आप नहीं मरते, फिर 6 दिन बाद क्या, नहीं कोरोना तो बड़ी खतरनाक बीमारी, आप इससे मर जाएंगे, फिर कहे अगर आपको फ्लू हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना हो गया, फिर 6 दिन बाद कहे नहीं 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 ये तो अब गला खराब हो गया तो आप तो ये तो जानलेवा बीमारी है। जहाँ पे स्टेट के अंदर पीटीए खुद ये एडवर्टीजमेंट दे, आप टेलीफोन कॉल करें कि जी कोरोना जानलेवा नहीं है, फिर 9 दिन बाद कोई आपका होश आता है, भाई आप क्या कर रहे हो, कोरोना तो जानलेवा है, तो वो फिर कहते हैं हाँ हाँ नहीं जी कोरोना जानलेवा है। अब मसला ये कि ये ऐसी इन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी स्टेट के अंदर कि पाकिस्तान के शहरी कंफ्यूज होके बैठे,
और फिर आपने डेफिनेशन देना शुरू कर दी, आप टीवी पे आते थे। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट, बीइंग ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आपका ये फर्ज बनता था कि आप लोगों को एक बात की बार बार तलकीन करें, जो आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, जो आपने एसओपी बनाए थे, कि जो गवर्नमेंट के एसओपी बने हुए हैं, मैं तमाम शहरियों से इल्तमास करता हूं कि आप उन एसओपी को स्ट्रिक्टली अडेयर करें, क्योंकि वो एसओपी जो एक्सपर्ट्स थे, जिनके अपनी हुकूमत के एक्सपर्ट्स थे, जिनके अपने हेल्थ मिनिस्टर थे, जो इनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, प्रोफेशनल थे, उन सब ने मिलकर बैठ के और WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने एसओपी बनाए। अब होता ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बैठते थे और आधा घंटा पौना घंटा कौम के साथ इतना कंफ्यूज कर देते, फिर आप टर्मिनोलॉजी निकालते हैं, व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन, फिर आप कहते थे मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूंगा, दुनिया हमारे स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो करेगी। आज आपके सामने जो ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर था, बिल्कुल डिट्टो इसी तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी, कंफ्यूज किया। आज ब्राजील का हाल आपके सामने कि ब्राजील जो टॉप 2 है उनमें से ब्राजील आ गया। जिन मुल्कों ने इस पे कोरोना था, कोविड था, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने समझी और वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, और के जो हेड थे, सरबराह थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे बैठ के लोगों को डेफिनेशन दे, उन्होंने कहा नहीं, हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, और हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आके ये बात करता था कि आप एसओपी को फॉलो करें, हाथ धोएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पे चले जाएं, इस वक्त घरों में 14 दिन के लिए लॉकडाउन होता है, दैट्स इट। अब इटली टॉप पे था, इटली आज उसने, यूरोप ने कंट्रोल कर लिया, जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारे हमारे इस्लामी ममालिक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पे इस वक्त काफी हालात पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर हुआ ये कि हमने उसको सीरियसली लिया ही नहीं, और ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। आज आपने अपनी 22 करोड़ आवाम को कोरोना के हवाले कर दिया, जब आपके कंट्री के अंदर कोरोना नहीं था, और आपको पता है कि कोरोना बाहर से आएगा, तो आपने को क्यों नहीं सील किया? जो लोग इस वक्त बाहर से आ रहे थे, आपको चाहिए था कि आप इमीडिएटली उनकी स्क्रीनिंग करते, चाहे वो ताफ्तान बॉर्डर से आ रहे हैं, चाहे वो चाइना से आ रहे हैं, चाहे वो यूरोप से आ रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका कनाडा से आ रहे हैं, हर आने वाले को आप उसकी स्क्रीनिंग करते, उसको क्वारंटीन करते, उसके बाद आप फिर इसको कंट्रोल कर सकते। जब आप और आप इनका एक आर्ग्यूमेंट सुनिए, भाई हमारे पास ताफ्तान में फैसिलिटी नहीं थी, और भाई ताफ्तान में फैसिलिटी नहीं थी तो फैसिलिटी के ऊपर से किसी ने फेंकनी थी। इसका मतलब है आप कौम को ये बता रहे हो मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। पहले भी तुम इनकॉम्पिटेंट थे, आज भी इनकॉम्पिटेंट है, अगर 20 साल गवर्नमेंट में रहो तुम इनकॉम्पिटेंट रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कभी सीरियसनेस दिखाई नहीं है। अब मसला इस वक्त ये लेकर ये होगा गवर्नमेंट का एक काम। अब मैं समझता हूँ कि जब अवाम को ये पता है कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी, और गवर्नमेंट का जो काम था वो नहीं कर सकी, बट इस एक अच्छा जो काम है कि गवर्नमेंट ने इनको एसओपीज बना के दे दिए। अब बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट कि मेरे ऊपर फर्ज बनता है कि जो सैफी साहब बात कर रहे थे, मैं कम से कम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पे ले जाऊं, मैं मास्क का इस्तेमाल करूं। आज मैं जब बाहर निकल, जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब, आपने बात सुनी हमारे दोनों मेहमानों की, आप क्या समझते हैं कि वाकई में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा ठीक से काम नहीं किया है? और दूसरा, जैसे आपने सरफराज की बात सुनी, तो आपको लग रहा है कि इंडिया हमसे बेटर लॉकडाउन पे गया है, या ऐसी बात नहीं है, हम भी ठीक ही हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं जब यूके में था, मैं तकरीबन 3 से 4 महीने वहाँ पे मैंने स्टे किया। फिर उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन में पाकिस्तान आया, तो मैंने जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वहाँ पे भी लॉकडाउन की सिचुएशन को देखा, और जो अंडर डेवलप कंट्री थे वहाँ पे भी लॉकडाउन की सिचुएशन को देखा। और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन किया था गालिबन 13 मार्च को, यूके में अगर हम देखें तो यूके में जब लॉकडाउन किया गया तो उस वक्त गालिबन 28 से 29 मार्च को लॉकडाउन किया गया, और वहाँ पे केसों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त गालिबन 15 से 20 हज़ार। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान का कंपैरेटिवली मुआवजना करें तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी केसेस की तादाद गालिबन 100 के करीब थी जब यहाँ पे लॉकडाउन कर लिया गया। तो ऑन एग्जैक्ट टाइम एट द 11th आवर पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया, मेजर्स अडॉप्ट किए गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि लॉकडाउन जो है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर या अंडर डेवलप कंट्रीज में डिफरेंट नोयत का किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो किसी भी स्टेट का सोशल स्टेटस और किसी भी स्टेट का फाइनेंशियल स्टेटस देखने के बाद ही वो किया जा सकता है या अपलिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में
बेशुमार लोग जो कि तकरीबन पाकिस्तान की आधी के करीब आबादी जो हत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने में सातिर है। इसी तरह इंडिया में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अफलास है, ये सारी चीज़ें इंडिया को भी इसी तरह पाकिस्तान की तरह फेस करनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरेटिवली जो लॉकडाउन किया गया, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का भी मुआवजा करना था, लोगों की हालात को भी देखना था, रोज़गार को भी देखना था। ये ना हो कि लोग बजाय इसके कि कोरोना से मरते, लोग भूख से मर जाते, बेरोज़गारी से मर जाते। लेकिन जब हम बात करते हैं एसओपीज़ की, गवर्नमेंट की तरफ से आयद करदा पाबंदियों की या इंस्ट्रक्शंस की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अगर यहाँ पे भी एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जब किसी भी शहरी को या तमाम शहरी को अगर फंडामेंटल राइट को इंश्योर करती है अपने आइन के तहत या अपने लॉज के अंदर, तो इसके बदले में शहरियों पे कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। और वो लाइबिलिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ एथिकल नेचर की हैं, कुछ मोरालिटी पे बेस करती हैं और कुछ जो है लीगल भी हैं। जिस तरह एसओपीज़ की एक डायरेक्शन दी गई कि आप एसओपीज़ को फॉलो करें, तो डेफिनेटली दिस इज द लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आप वो एसओपीज़ को फॉलो करें। अगर आप ये समझते हैं कि लॉकडाउन से अगर आप अपने घरों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं और बेरोजगारी के जंगल में अपने खानदान को धकेलते हैं, भूख का मसाइल आपको पैदा होते हैं, बेरोजगारी के मसाइल, तो अगर आपको लॉकडाउन अपलिफ्ट किया जाता है तो आपको एसओपीज़ को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात दुनिया को समझ लेनी चाहिए कि अभी हमने जो आगे फर्दर चलना है, बल्कि पूरी दुनिया ने जो आगे चलना है, वो हमें कोरोना के साथ चलना है और इस ज़िमन में एसओपीज़ फॉलो करना पड़ेंगे। सबसे जो शॉर्टेस्ट जो मैंने लॉकडाउन देखा वो यूके के अंदर देखा, क्योंकि हम वहाँ पे स्टडी के लिए गए थे, बड़ी थोड़ी अरसे के लिए, सबसे लेट वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पे बैरियर आयद किया गया, पाबंदियाँ लगाई गई, बड़ी देर तक हम वहाँ पे क्लासेस लेते रहे। यहाँ पे अगर 13 मार्च को बंद किए गए स्कूल, कॉलेजेस, मैरिज हॉल, लेकिन वहाँ पे जाके 28 से 29 मार्च को स्कूल्स बंद किए गए, कॉलेजेस और चर्च में तमाम रिलीजियस अफेयर्स को मुनक़ता किया गया। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन किया है। और लेकिन लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, मॉडरेट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि कोरोना चाहे किसी साजिश का नाम है, कोरोना चाहे ये खुदा की तरफ से मुसलमानों पे या पूरी दुनिया पे एक इम्तिहान है, व्हाट्सोएवर, लेकिन ये एक हकीकत है और इस हकीकत ने हज़ारों लोगों को की जानें ली हैं, हज़ारों लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और पूरी दुनिया में देखा जाए तो लाखों लोग इस वक्त जो है कोरोना की वबा की वजह से मर चुके हैं। लिहाजा इसको सीरियस नेचर पे ट्रीट करने की ज़रूरत है और किसी भी सिम्त में भी, किसी भी प्राय में हम इसको आसान नहीं समझ सकते। बिल्कुल ठीक। जैसे आपने बात सुनी सरफराज, अपने बैरिस्टर साहब की, मुझे ये बताएं कि एक चीज जो इसमें उन्होंने कही भी है कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस वजह से जिनकी जॉब्स चली गई हो, या जैसे हमने सुना था कि काफी बड़ा बजट अनाउंस किया है मोदी जी ने, तो उसमें आप लोग हो गए या और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या कि कुछ फर्क है? देखिए आरजू, जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सरफराज। हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देश के प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी साहब, आप उनके पिछले 6 साल के भाषण देख लीजिए, उनके 6 साल के तमाम जो उन्होंने जो तकरीरें की हैं, आप उसको उठा के देखिए, उर्दू में अगर कहें तो उन्होंने 130 करोड़ आवाम की बात करी है। उन्होंने खाली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं करी है, 130 करोड़ के आवाम की बात करी। और आप जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, एक पढ़ा लिखा शहरी मुसलमान हूँ, और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, खासतौर से सरकार की तरफ से। एक बात। दूसरी बात, इंसान की अपनी ज़हनियत होती है, इंसान की अपनी सोच होती है। और आपके चैनल पे मैंने जब आपके साथ लाइव डिबेट हम लोग करते, तब भी मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के बड़ी तादाद में जो मुस्लिम तबके हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ जुड़े हैं। मसलन अगर बेरोजगारी का, जैसे बकार साहब ने जिक्र किया, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है, कुल आबादी तकरीबन 20-22 करोड़ के अराउंड है, और हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ के आसपास है।
यानी हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो 6 से 7 कंट्री बन जाएंगी पाकिस्तान जैसी। तो जितना हमारा उत्तर प्रदेश है उतना बड़ा तो सिर्फ पाकिस्तान है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। रही बात एम्प्लॉयमेंट की या बेरोजगारी की या मंदी की, तो इस वक्त मंदी पूरे दुनिया में है, खाली हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। आप दुनिया के किसी भी मुमालिक से अगर आप बात करेंगे तो वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त तमाम देशों को और वहां के रहने वाले नुमाइंदों को इस वक्त बेहद सोचने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, मैं आपको एक बहुत अच्छा वाक्य बताता हूं, आपको बड़ा पाकिस्तान की आवाम और आपके व्यूअर्स इस चीज से सबक भी लेंगे। अभी आप लोग रमजान के महीने से गुजरे हैं। जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान में हर तबका सड़कों पर था और बड़ी तादाद में लोगों ने मदद की है। तो ऐसा नहीं है कि गरीब हिंदुस्तान में नहीं है, बेरोजगार हिंदुस्तान में नहीं है, या पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, या दुबई में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, हर कहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में अपने दूसरे भाइयों की मदद की है और उनके घरों में कई कई महीने का राशन तक पहुंचाया है। क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं एक न्यूज एंकर के या एक जर्नलिस्ट के साथ साथ मैं भी एक इंसान हूं और मेरी भी एक फर्ज बनता है। तो बहुत सारे यानी सैकड़ों लोगों की मदद, हजारों लोगों की मदद हमारे दोस्तों ने, हमने मिलकर की है सड़क पर उतरकर। तो ऐसे परिवार भी हमें मिले जो बेचारे जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं लेकिन उनकी जो माली हालत थी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में दूसरे लोगों ने उनकी बड़ी तादाद में मदद करी और उनको फायदा पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घरों में कई कई महीने का राशन है लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं होने वाला। और किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कोविड-19 या कोरोना बीमारी या वायरस के अलावा आप उनका रोजगार का भी ध्यान रखें। लेकिन जब रोजगार नहीं होगा वो कब तक जिंदगी को सस्टेन कर लेंगे, चाहे आप हो, मैं हूं, या वकील साहब हो, या हमारे जो साथी हैं, भाईजान है। लेकिन मसला सबसे बड़ा बात है, काम तो करना पड़ेगा। अगर घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एहतियात बरतेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कोरोना एक वायरस है। मुझे जो लगता है, जितना मैंने डॉक्टर से बात की है, जितना मैंने एक्सपर्ट से बात की है, या जितना मैंने इन 2.5 महीनों में सड़क पर उतरकर लोगों से बातचीत के समझा है, आप आरजू बहुत अच्छी से जानती हैं इस बात को कि मई जून जुलाई का जो महीना होता है तो वेदर में बहुत ज्यादा चेंजिंग होती है और इस वेदर में चेंजिंग की वजह से हर साल एक वायरल फैलता है। ये अलग बात है कि कोविड-19 एक बड़ी बीमारी है जिससे लोगों की जान जा रही है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। और अमूमन लोगों के गले में दर्द हो रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, और ये ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ हो रही है और माशरे में आप देख भी रहे होंगे। लेकिन हमें एहतियात बेहद बरतने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, एहतियात जरूर बरते। लेकिन हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन सरफराज हमने ये भी देखा है सोशल मीडिया पे एक हद तक ही सही, क्योंकि जाहिर है हम इंडिया तो नहीं आ सकते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए न्यूज आती है कि जो हमने ये देखा कि इंडिया में बहुत से जो सब्जी बेचने वाले हैं या कोई सामान जो बेच रहे थे उनके लिए कहा गया कि जी मुस्लिम से ना खरीदें, नॉन मुस्लिम से खरीदें, लेकिन मुस्लिम से ना खरीदें। उस तरह की वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई। कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं, आप बताएंगे। लेकिन आपसे पहले मैं अरोड़ा साहब की तरफ चलूंगी, क्योंकि इसी तरह की हरकत हमने यहाँ भी देखी है कि जिस वक्त राशन बंट रहा था और गवर्नमेंट के और जो प्राइवेट कंपनीज जो कुछ दे रही थी लोगों को, तो अरोड़ा साहब ये सुनने में आया कि कहा गया जी नॉन मुस्लिम्स जब गए, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो हिंदू हो, कराची में और कई जगहों पे, तो उन्हें मना कर दिया गया कि जी आपको नहीं देंगे। क्या ये बात सही है? देखिए आप सब बात पहले भी हुई थी। एक चीज़ तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि तो पाकिस्तान में भी मेरे डिफरेंसेस हो सकते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लॉकडाउन को लेके, कोरोना को मैनेज करने के हवाले से मेरे डिफरेंसेस उसको, मेरे पास ये मेरा राइट बनता है कि मैं अगर मेरे डिफरेंसेस है, मेरा डिफरेंस ओपिनियन, तो मैं उसको जो भी प्लेटफॉर्म हो उस पर डिस्कस करूँ। बट एज लॉन्ग पाकिस्तान इज कंसर्न्ड और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की बात है, तो मैं बरमला इसका इजहार करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हैं।
क्रिस्टल क्लियर। अब ये आप जिसका बात का जिक्र कर रही है, ये इक्का दुक्का वाकयात कहीं हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं हुए, और वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, कुछ जगहों पे क्योंकि ज़कात का था और इस्लाम का एक वो है कि ज़कात किस पे लागू है किस पे नहीं, कुछ लोग ज़कात की इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं की है, बट एज अ होल अगर मैं बात करूं तो जिस तरह शफी साहब बता रहे थे कि भारत के अंदर बहुत सारे मुसलमान निकले और मुसलमानों ने वहाँ पे रमज़ान के दिनों में तकसीम की, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, जहाँ पे मुसलमान तो दस्तरखान लगाते हैं रमज़ान का दस्तरखान, वहाँ पे वो आगे बढ़ते हैं। और ये फिलैंथ्रोपी जितने इस कोविड के दरमियान और इससे पहले जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज आई हैं, जितनी फिलैंथ्रोपी पाकिस्तान में हुई है कहीं पर नहीं हुई। तो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें महफूज हैं और पाकिस्तान में अक़लियतों को रियासत पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, करतारपुर कॉरिडोर खुलना छोटी बात नहीं है। दुनिया को मैसेज दिया रियासत पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी की वर्शिप प्लेस है उनको महफूज किया जाता है। लेकिन सैफी भाई बात की, ये इनका हक है, यानी जिस तरह पहले शुरू में बात की, ये अपने भारत के शहरी और ये इनका हक है और ये इनका फर्ज होता है कि अपनी रियासत को डिफेंड करें। बट जिस तरह आपने बात की, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन जो भारत से मीडिया के जरिए आती है, मैं चाहूँगा शफी भाई इसको क्लियर करें, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो इंफॉर्मेशन बड़ी अजीब सी है। उसके मुताबिक तो भारत के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं है, भारत के अंदर मुसलमान को गाय के नाम पे ज़िबा किया जा रहा है, भारत के अंदर 6 जून को 1 जून से लेकर 10 जून तक ये वही अभी आयाम चल रहा है। मैंने 3 दिन परसों मैंने पंजाब असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन भी पास करवाई जिसमें भारत की मजम्मत की गई, जो गोल्डन टेम्पल पे के अंदर उसी प्रेमिसेस के अंदर अकाल तख्त साहब पे अटैक हुआ, हज़ारों की तादाद में उनको शहीद किया गया, तो गुरुद्वारा पे हमला करके उनको शहीद कराया जाता है, सिखों को मारा जाता है, नन्स के ऊपर किया जाता है। तो वो सैफी भाई हम थोड़ा सा जानना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो तो इंडिया का एक ऐसा चेहरा, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आप उसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं तो जो शो का हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बड़ा भयानक चेहरा दिखाता है। जबकि पाकिस्तान से जब बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर हम तो बड़ी इंटरफेस हार्मनी की, को एग्जिस्टेंस की, जो टॉलरेंस की बात है, और वो बिल्कुल आपने आप वाला कह देगा, एक सेकंड सिर्फ लेट मी कंप्लीट। वो जो आपने कहा था कराची के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको उस तरीके से, तो वो अगर स्टेट के किसी मशीनरी ने किया है, किसी गवर्नमेंट ने किया है, अगर कुछ माइनॉरिटी को वो नहीं मिला कि हम उसको कंडेम करते हैं। ये रियासत पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अबव बोर्ड सबको कंसिडर करें, उसमें कोई तफरीक, क्योंकि जब आईने पाकिस्तान इसकी तफरीक नहीं करता, हर शहरी को बराबरी का हकूक देता है, तो किसी के पास किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे किसी माइनॉरिटी को इसलिए आइसोलेट करते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी अरोड़ा साहब आपसे, वो ये कि मैंने कृष्णा कुमारी जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं पाकिस्तान में, उनसे भी कांटेक्ट किया था शो में आने के लिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। रमेश कुमार जो पीटीआई के मेंबर हैं, कराची से होते हैं, उनको भी कहा था, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। इस्पन यार भंडारा पारसी कम्युनिटी के हैं, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। और भी कई लोग पीटीवी में काम करते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, जो मैं उन लोगों से पूछना चाह रही थी, जो मैंने इंडियन मीडिया पे देखा है, जो मैंने यहाँ सोशल मीडिया पे देखा है, सिंध में हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाते हैं जो टीनेजर हैं, 14 साल की, 13 साल की, 12 साल की, और जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा के उनको जबरदस्ती में किसी मुसलमान के साथ उनकी शादी करके उन्हें भेज दिया जाता है। ऐसे बेशुमार केस हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे हैरत है कि आपको कैसे नहीं मालूम, और अगर आपको मालूम है और आप नहीं बोल रहे हैं और आपकी जगह मैं बोल रही हूँ तो मुझे अफसोस है कि आप नहीं बोल रहे हैं। सर जी, सर फराज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अरोड़ा जी एक सेकंड, आरजू आपने अपनी बात करके आपने सवाल सैफी साहब ने कर दिया। आपका क्वेश्चन था कि लोगों को एट द टाइम ऑफ कोविड-19 जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी लोगों को नहीं मिली, मैंने उसका जवाब दिया ना। आपने सर कोई गलत कुछ हो रहा है तो वो भी बताइए। बिल्कुल एक सेकंड आरजू जी, आप अपनी बात मेरे मुंह से ना निकलवाइए। क्या वो स्टेट आप क्या वो बात करें सर, मेरी बात ना करें, मैं आपसे आप ही की बात सुनूंगी, अपनी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। एक मिनट जो आप सवाल मुझे पहले देने दीजिए। अगर आपने सवाल किया तो मुझे उसका जवाब दीजिए। अरोड़ा जी एक
बड़े रिस्पेक्ट मेरी सवाल बड़ा देख कि आरजू कैसा सवाल है जो मेरी टेक्निक में उन्होंने कहा कि आप नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल आरजू से पहले तो आपने मेरे से सवाल किया, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर आरजू जी से ले लेना आप। जी आप बात है ना। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी मैं आप अपनी मजहब के बाद, मैं हर मजहब की बहुत इज्जत करता हूं और मैं सब मजहब की बहुत मानता भी हूं, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारी सिख कम्युनिटी है मैं उसको दिल से सैल्यूट करता हूं। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूं और आपको फक्र होगा कि हम सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपको फक्र होगा कि हिंदुस्तान के जो सिख कम्युनिटी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी खूबसूरती है गंगा जमुना तहजीब, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े खुले दिलों से मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में जब जब भी कोई परेशानी, जब जब भी कोई आफत आती है, तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, जिसमें सिख कम्युनिटी बहुत तेजी से आगे आती है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का, जो बाद में बिल भी बन गया। हमारे सिख भाइयों ने शाहीन बाग और दूसरी जगहों पर कई महीने लगातार लंगर चलाया और कई सिख भाई ऐसे थे जिन्होंने अपने घर भी बेचा, फ्लैट भी बेचे और उसके बाद उन्होंने वहां पर लंगर चलाया। पंजाब से कई जत्था दिल्ली आया और काफी दिनों तक उन्होंने डेरा डालकर हिंदुस्तान की मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों की इज्जत के लिए वकालत की कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था सीए का, तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। मैंने उन लोगों के इंटरव्यू किए, मैंने उन लोगों को कवर करने के लिए गया था। तो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है, हिंदुस्तान का जो अपनापन है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आपने बात करी और आरजू ने बात करी सब्जी वाले की या किसी को मारने की, तो इस टाइप के जो मेंटलिटी के लोग हैं वो दुनिया में हर कहीं होते हैं, खाली हिंदुस्तान में नहीं होते। वो पाकिस्तान में भी होंगे, वो अमेरिका में भी होंगे, वो लंदन में भी होंगे, जापान में भी होंगे, दुनिया के हर मुल्क में होंगे। चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की राजनीतिक रोटियों की वजह से आप किसी मुल्क की कल्चर को आप बेकार या बदनाम या खराब नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबसूरती है अरोड़ा साहब कि यहाँ पर हर मजहब के लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जो आपने भी जिक्र किया कि वहां पर एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर दिया जाता है या सब्जी वाला, वो चंद लोग हैं। वो कौन लोग हैं? जिस तरीके से मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये 5 के 5 बराबर नहीं है, इसी तरीके से हर इंसान बराबर नहीं है। आप और हम यहाँ बैठे हैं, मैंने आरजू से कितनी बार कहा कि आप आरजू हिंदुस्तान आइए, आप हिंदुस्तान को आप आइए, वीजा लीजिए गवर्नमेंट से, आप अप्रूव कराइए, हम आपको हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाएंगे। आप हैरान पड़ जाएंगे हिंदुस्तान की खूबसूरती देखकर। आप हर मजहब के लोगों से मिलिए, आपको रत्ती भर एहसास नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के भीतर हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती हिंदुस्तान के भीतर है। अगर चंद लोग माशरे में खराब हैं, चंद लोग हर खानदान के अंदर कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या अमेरिका या लंदन या जापान उन पर सवाल निशान लगाते। ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्या है कि सरफराज आप भी सिर्फ जो चीज चमक रही है आप भारत की सिर्फ वही बताएंगे, और यही मुझे थोड़ा सा गिला जो है अरोड़ा साहब से था। लेकिन खैर वो कह रहे हैं कि मैंने सवाल ही नहीं किया, लेकिन मैं उसके बाद दोबारा जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर साहब की तरफ चलती हूँ। मुझे ये बताइए वकास के हमारे यहाँ जो लॉ बना हुआ है पाकिस्तान में स्पेशली, वो हम किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम करते हैं अपनी माइनॉरिटीज को, अपनी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को कहना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं सरफराज साहब की बात का भी जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि वो सोसाइटी के जो हमारे चंद ऐसे लोग हैं माशरे के, जिनकी वजह से पूरी सोसाइटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मुत्तफिक हूँ, लेकिन सोसाइटी के वो लोग अगर 62 लोग हों, वो लोग अगर आपके राज्यसभा लोकसभा से हो, वो लोग अगर आपकी कांग्रेस में बैठे हों, जो
अवाम के हकूक की तर्जुमानी, गमाजी और अक्कासी करने वाले हों, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ती है। अगर वो जो इनकी कांग्रेस है, जिनकी लोकसभा है, राज्यसभा है, जहाँ पे मिनारिटी के हकूक की बात की जाएगी और वहाँ पे अगर मुस्लिम का फसादात को या सिखों के खिलाफ बात की जाए या उनके खिलाफ लॉ लाने की बात की जाए, तो ये चीज़ जो है दिस इज़ वेरी मच बैफलिंग एंड बिल्डिंग ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस। जहाँ तक मिनॉरिटी की पाकिस्तान में लॉज की बात है, आर्टिकल 18 है, 20 है, 21 है, जो कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मिनॉरिटीज़ को यकसा हकूक देते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के जो मुस्लिम अक्सरियत में हैं। तो तमाम पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ बसती हैं उनको अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोफेस करने के हवाले से, प्रोटेक्ट करने के हवाले से, प्रमोट करने के हवाले से फंडामेंटल राइट्स जो आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक मेंशन किए गए हैं, उसमें मिनॉरिटीज़ के हकूक भी डिफाइन किए गए हैं। एट द सेम टाइम आर्टिकल 18 है वो मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल इख्तियार देते हैं कि आप अपने काम कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते, अपनी मर्जी का अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको कोटा सिस्टम भी दिया जाएगा, जॉब्स में भी उसी तरह अक्सरियत की तरह आपको दी जाएगी। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, चूंकि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो जब मैंने इसमें एमफिल किया पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, हिस्ट्री में मास्टर के दौरान भी मैंने ये हिंदुस्तान की सारी तारीख भी पढ़ी और इनका पूरा सिस्टम भी मैंने इसका एनालिसिस किया कि इनके यहाँ कैसा निज़ाम है, कल्चर कैसा है। 1930 में जो वहाँ पे सिख मिनॉरिटी के साथ किया गया, 1937 में जो कांग्रेसी वजारतों के मुजालिम, ये सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। अगर सरफराज साहब इस चीज़ का क्लेम करें कि हमने मुकम्मल तौर पे इन तमाम चीज़ों का कला कमा सदेबाब ये तदारुक कर दिया है, तो मैं ये समझता हूँ ये जुए से लाने के मुतरादिफ है। कुछ हद तक ये चीज़ें अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे मिनॉरिटी के हकूक अभी भी वहाँ पे कुचला जाता है। जो इंडिया के आइन का प्रेम्बल है, जो तमहीद है, इब्तिदाइया है या दिबाचा है, उसके अंदर लिखा गया है कि इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर स्टेट है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे आए दिन वहां पे मुस्लिम हिंदू का फसादात होते हैं। आप कश्मीर की मिसाल ले लें, जिस तरीके से वहां पे किया गया, जो फसादात किए गए, जो मामलात को रखे गए, आप ये चीज याद रखें कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम की तबाही और बर्बादी के बाद दुनिया ने ये जान लिया था कि जंगे कभी भी जुल्म, जबर, इस्तबदाद और जंगे कभी भी किसी मसले का हल नहीं रहा। लेकिन इंडिया ने वहां पे मुसलमानों को दबाने की कोशिश की, उनके फंडामेंटल राइट्स को आइन के तहत मुंतकिता कर दिया। अपने जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है उसका आर्टिकल 35A है, 370, आप उनको मुनक़ता कर दें। आप कैसे उन चीजों को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मुनक़ता कर सकते हैं? आप सारे का सारा, जी सरफराज साहब मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप कर दीजिएगा। अच्छा आप भाई कैसे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ वकार भाई, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, और मैं आपकी काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं कर सकता, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं और माशाल्लाह काफी अच्छे इंसान भी हैं आप, और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है जितने देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और देखिए मैंने भी वकालत कर रखी है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट्स रहा हूँ, ठीक है, मैं भी जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने ही वकालत कर रखी है। मैं आपको 2-3 चीजें कोड करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आप 3 पाकिस्तानी लोग वहां पर मौजूद हैं, आपने सरकार चुनी तभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। मैं यहाँ पर मुस्लिम्स हूँ, मेरे जैसे 130 करोड़ आवाम हैं जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने सरकार चुनी, नरेंद्र मोदी साहब को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया, उससे पहले मनमोहन साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उससे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये सरकार आती हैं जाती हैं और ये आती जाती रहेंगी। मसला यहाँ पर यह है कि इंसान के दिलों में जो नफरत फैलाई जाती है या फैली जाती है, वो कौन लोग होते हैं? भाई पार्लियामेंट में बैठकर कानून जो पास, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट करे, इंडियन गवर्नमेंट करे, वो एक अलग इशू है। अब मान लीजिए कि सीए को हिंदुस्तान में लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ ज्यादती होती है। हमें आए दिन यह खबर मिलती है, जिस तरह से आरजू ने भी कहा और अरोड़ा साहब भी वहां पर बैठे हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान ने कानून बनाया कि साहब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे और वहां जो प्रताड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको हिंदुस्तान लाएंगे, चूंकि हिंदुस्तान से गए हुए थे। तो मैं कानून के दाव पेच में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कानून के दाव पेच इतने लंबे होते हैं कि उसमें हम घंटों बातचीत कर सकते हैं, उसका कोई मसला हल नहीं निकलेगा, और वो केस अदालतों में जाते हैं, सालों साल खींच जाएंगे। क्योंकि आप बैरिस्टर हैं, वकालत मैंने भी कर रखी है, तो ये टेक्निकल मामला हो जाएगा। हम बात यहाँ इंसानियत की कर रहे हैं। देखिए हम 2 मुल्कों की बात करें, जैसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं,
चूंकि हम अमूमन देखते हैं कि जब जब भी, अब आए दिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे खबरें मिलती है कि पाकिस्तान के फलाने बॉर्डर पर वहां से मोटर दाग दी, गोली छोड़ दी, सीज फायर का उल्लंघन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम रोज यहाँ सुन रहे हैं, सुबह को सुनते हैं, रात को सुनते हैं, दोपहर को सुनते हैं कि ऐसा हो गया। इसी तरीके से आप भी वहां सुनते होंगे। अब सवाल यह है कि कर कौन रहा है भाई? अगर मान लीजिए कि फायरिंग कहीं से हो रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा। अगर कोई अटैक कर रहा है तो मसला यहाँ पर यह कि टेररिस्ट यहाँ पर हर बार एंट्री कर रहे हैं, दहशतगर्द एंट्री कर रहे हैं, भाई कहां से आ रहे हैं? तो ये एक बड़ा लंबा इशू है, ये बहुत सालों से चल रहा है। मैं इस पे बात जरूर करना चाहूंगा, एक बात मैं इस पे जरूर करना चाहूंगा कि वकास हमें जहां पे भी गलती है, जहां पे हमारी वीकनेस है, हमसे कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, हमें उस बात को मानना पड़ेगा। जब तक हम मानेंगे नहीं, हम उसको सही नहीं कर सकते। आपके पास जाने से पहले अरोड़ा साहब की तरफ चलूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अरोड़ा साहब? जी आरजू, आपने क्योंकि टॉपिक कुछ और था और मुझे लग रहा है हम किसी और टॉपिक पे चल नहीं सर, दोनों टॉपिक थे सर, टॉपिक दोनों। जी आरजू एक सुन लीजिए, आप मुझे मौका तो दीजिए ना बात करने का। आपकी आपने बात, आपके सवाल, मुझे मौका तो दीजिए बात करने का, क्योंकि हम नाराज। बोलिए हम आपको सुन। मुझे अब लग रहा है कि अब हम कंपैरिजन हमने शुरू कर दिया कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो शायद हम ये कंपैरिजन कुछ और बन गया, इसलिए मैं कह रहा था। अब रही बात, आपने वो सवाल किया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियों को, खासकर सिंध के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए जहाँ पे उनके पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आती है कि उनकी बच्ची को किडनैप किया जाता है, और वो बच्ची जो है वो दूसरे दिन कोर्ट में आती है और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो बच्ची बयान देती है। आई कंडेम इट, एंड मैं कहता हूँ जो ये काम कर रहा है वो बहुत ज्यादती कर रहा है, और वो पाकिस्तान का तसख्खुश जो है वो इंटरनेशनल सतह पे पामाल कर रहा है, और वो उन लोगों को खुश कर रहा है जिनकी ऑलरेडी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को, जिस तरह अभी बता रहे थे, सैफी भाई बता रहे थे कि इनके पास इस तरह की न्यूज आती है, तो ऐसी न्यूज जो है वो इट बिकम्स एन इंटरनेशनल न्यूज, और वो फ्लैश होती है इंटरनेशनल मीडिया के, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं, और फिर हमारी रैंकिंग नीचे आ जाती है। आई कोई, लेकिन मेरा जो था, मैंने स्टेट की बात की थी कि स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहीं पे सिंगल आउट आइसोलेट नहीं करता, बात सिवाय आर्टिकल 41 एंड 91 के, जो ये कहता है कि मुल्क का सरबराह, सदर जो है वो मुसलमान होगा, या मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर, वो जो आर्टिकल जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि वो मुसलमान होगा। अदरवाइज जितने हवाले दिए हैं बैरिस्टर साहब ने आइन के, उसमें तो माइनॉरिटीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हाँ, ये वो लोग हैं जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले सैफी भाई ने किया कि भारत के अंदर भी ऐसा एक माइनॉरिटी तबका है जो वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी तो वो लोग मौजूद हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल गेन के लिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। और ऐसे केसेस आए हैं कि लड़की को रात को किडनैप किया, वो अगले दिन उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड होता है, वो कोर्ट के अंदर जाके बयान देती है जी कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हो गई, कि हमारा इस वक्त जो हुकूमत बैठी है, और मैंने इस पे असेंबली के फ्लोर पे बोल रहा हूँ कि क्या सिर्फ लड़की नहीं मुसलमान होता? हाँ, अगर वो लड़की मुसलमान होती है, या तो उसने शादी ना कर रही हो, कोई ऐसी उससे इम्प्रेस हुई हो, तो फिर वो करे। तो ये मैं ये कहती हूँ इंडिविजुअल्स एक्ट है, और इस पे फोर्स कन्वर्जन का एक बिल आया था सिंध असेंबली के अंदर। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले मेरा लेक्चर था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, वहाँ पे ग्रेड 19-20 ऑफिसर बैठे थे, मैंने वहाँ पे अपने जो डिस्कशन होती, मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि हमें इस वक्त ये देखना है कि अगर फोर्स कन्वर्जन वाले बिल पे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का कुछ उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, रादर कि आउटराइटली हम उस बिल को आगे पास ना करता, उसको गवर्नर ने साइन नहीं किया, उस पर डिस्कशन होती, कुछ गिव एंड टेक होता, और उसको हम एक बहुत अच्छा मैसेज आता अगर हम फोर्स कन्वर्जन का बिल वहाँ पे पास करते, उसको लागू करते। ये होगी आपके सवाल का। अब जो सैफी भाई ने सवाल किया, सैफी भाई की इस बात से एक ही करता हूँ कि दुनिया का, चाहे वो डेवलप्ड नेशन है, चाहे वो भारत है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, हर जगह पे जहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत ज्यादतियाँ होती हैं, और वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट बैठा है जो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। इन्होंने को एग्जिस्टेंस की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर को एग्जिस्टेंस, और मैंने तो मिसाल दी थी, मैंने कहा इंडिया के अंदर भी सिख और मुसलमान की दोस्ती लाजवाल है। सिख और मुसलमान की दोस्ती आज से नहीं है, 500 साल से गुरु नानक देव जी के टाइम से चल रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी सिखों को, सैफी भाई, मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ, जितनी रिस्पेक्ट, जितना मोहब्बत, जितना प्यार पाकिस्तान के अंदर सिखों को मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे सिखों को लोग अपनी आंखों पे बिठाते हैं, माथे का झूमर समझते, इतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर सिख कौम को मिलता है, और पाकिस्तान के अंदर बाकी माइनॉरिटीज को भी मोहब्बत मिलती है। लेकिन जो अरूज बात कर रही है, कुछ ऐसे लोग हैं
जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कोई एग्जिस्टेंस की फिजा है इसको ये परवान चढ़े और वहाँ पे इसको वो खराब करते हैं। लेकिन वो जो बैरिस्टर साहब ने बात की थी, पाकिस्तान के अंदर वो जो एक बहुत छोटा सा तबका है जो अनरेस्ट क्रिएट करता है, उसको कभी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। नंबर अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अब ये कंपैरिजन की बात आ गई, आपने बात की, उसको कभी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कभी ये कह के वोट नहीं मांगा कि भारत के खिलाफ नारे लगाओ, हम भारत पे चढ़ाई कर देंगे, हम भारत के खिलाफ ये कर देंगे। वाइस वर्सा, जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो वहां पे स्लोगन्स पास किए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और आज वहां पे हमें ये डर है, क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी से हूँ, आप भी माइनॉरिटी से हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज जिस तरह मैं अपने स्टेट को डिफेंड कर रहा हूँ, जहाँ अच्छी चीजें बता रहा हूँ, वहाँ पे आप भी अपने मुल्क की अच्छाई बता रहे हैं, ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन जब आरएसएस इतनी परवान चढ़ जाए कि हर चीज हमें यहाँ पे बैठ के लगे कि वहाँ पे आरएसएस की एनेक्स देखी जा रही है और वहाँ पे जितनी पॉलिसीज बन रही है, जितनी स्ट्रेटजीज बन रही है, उसमें आरएसएस की शमूलियत इतनी है कि वहाँ पे अक्रियतें अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती हैं। तो हमारे लिए, बिकॉज आपने बात की सिखों की, तो सिख हमेशा ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे भी वायलेशन हुई है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। बट बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप अपने मुल्क को डिफेंड करें, ये एक अच्छे नागरिक की और एक अच्छे शहरी की निशानी है। बैरिस्टर साहब, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि हमने मैं एक चीज सरफराज प्लीज मैं पूछना चाहूंगी बैरिस्टर साहब से कि जैसे अभी अरोड़ा साहब ने भी बताया आपको कि इस तरह के केसेस हुए हैं सिंध में बच्चियों के साथ और उठा के ले जाते हैं, क्या हम कोई ऐसा लॉ नहीं पास कर सकते जिसमें जो एज जो है उसको हम बढ़ा दें और एज जो है वो 21 या 25 से कम उम्र की कोई बच्ची जो है वो अपना मजहब ना चेंज कर सके जब तक उसके पेरेंट्स राजी ना हो या साथ ना हो। दूसरा, मियां मिट्ठू एक ऐसा नाम है जो हर किसी को पता है और सबको मालूम है, उसने खुल्लम खुल्ला कहा है कि जी हाँ जी मैं उठा के ले आया और मैंने ये कर लिया, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सब आप लोग जो है, जो आपका ताल्लुक जो है लॉ से है और सब कुछ है, बैरिस्टर है, आप लोग सिर्फ देखते रहते हैं बैठ के, कोई छाप लोग आगे कुछ कार्रवाई नहीं करते। देखिए जी, जब हमारे पास कोई भी केस या कहा जाता है, डेफिनेटली हमें कोर्ट के रजू करना पड़ता है, कोर्ट में दलाल देने पड़ते हैं। जहाँ तक लॉज की बात है, बैरिस्टर का काम है, किसी जज का काम लॉ बनाना नहीं है। डेफिनेटली उन लोगों का काम है जिन्हें हमने मैंडेट दी है, अपने ज़मीर की मुकद्दस अमानत से नवाजा है। और जहाँ तक नहीं, आप एडवाइस भी नहीं कर सकते? जी बिल्कुल हम एडवाइस कर सकते हैं और डेफिनेटली हम एडवाइसेस करते भी। आप देखते हैं कि डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे बैठ के हम एडवाइसेस करते हैं और हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक या अपने फ्रेमवर्क के मुताबिक एडवाइस कर सकता है, सजेशन कर सकता है। इस चीज़ के बारे में हमने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है कि अगर हमें कोई चीज़ एडवाइस करनी चाहिए थी या हमारी वजह से कोई बेहतरी आ सकती थी तो हमें ज़रूर उसमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। और जहाँ तक मजहब चेंज करने की बात है तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। ये अरोड़ा साहब भी इत्तफाक करेंगे, सरफराज साहब भी, कि नेशनल प्रिंसिपल का एक जस्टिस का एक प्रिंसिपल है जिसमें यह है कि कोई भी बालिग शख्स है, आप उसकी मर्जी के बगैर पूरी दुनिया में उसके मजहब चेंज नहीं करवा सकते। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का ये प्रिंसिपल है, ये नेशनल जो जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि आप उसको क्वेश्चन के साथ, प्रेशर के साथ, दबाव के साथ अगर आप ये करते हैं तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये काबिल अफसोस है और ये कंडेमेबल है। और पाकिस्तान में भी ये जो है ये काबिल सजा भी है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, सरफराज साहब बैठे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। मेरा फर्स्ट टाइम इत्तेफाक हुआ है ये किसी इंडियन के साथ बात करने का। इन्होंने बात की है कि जी जब यहाँ से फायरिंग की जाती है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। डेफिनेटली जी, हमने अभिनंदन पे बहुत फायरिंग की, हमने कुलभूषण यादव की गर्दन उड़ा दी, हमने आपके यहाँ पे जितने पैसनेज आए थे हम तो जनाब उनको चाय पिला के भेजते हैं, हम तो उनकी हिदमत करते हैं, वो तो स्टेटमेंट्स देते हैं विद द फ्री कंसेंट के पाकिस्तान बड़ी अच्छी रियासत है। सरफराज, आप लोग तो कबूतर से डर जाते हैं यार, क्या हो गया? आपके पास एक कबूतर आ जाता है तो आप लोग रोने लगते हैं।
मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने कोड नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मैंने एक वो एग्जाम्पल दिया था कि इस तरह की खबरें भी हमें मिलती रहती हैं। और मैं तो कल एक वीडियो, हमारे पास पाकिस्तान से बड़े वीडियो वायरल होते हैं कि वहां पर साहब कोई बाइक पे जा रहे हैं, 2 लोग तो उसके पीछे करंट लगा दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसे धूप में खड़ा कर दिया जा रहा है, आधा घंटा 1 घंटा, ऐसा कुछ वीडियो भी आया। तो बेसिकली ये सब चीजें देखो, यहाँ की चीजें वहां जाती है, वहां की चीज यहाँ आती है। चूंकि अब सोशल मीडिया हो गया है, ये 2 धारी तलवार है, आप जिधर भी चलाओगे उधर नुकसान होगा। मसला यहाँ पर देखिए ये है कि इस मामले को लेकर, चूंकि मेरा अपना मानना यह है कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, और मैं निगेटिव चीज में भी पॉजिटिव की तरह मैं जाता हूं, आरजू बहुत अच्छे जानती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, ये जब 2 कंट्री का मसला होता है, 2 मुल्कों का मामला होता है, तो ये सब चीज चलती रहती है, उसमें नहीं जाना। रही बात कुलभूषण जाधव साहब की या अभिनंदन साहब की जो बात कही है, तब मैंने आरजू के शो में बैठकर ये बात तो कही थी कि नरेंद्र मोदी साहब की जो कूटनीति थी, उसका एक बड़ा अच्छा काम इमरान खान साहब ने काम किया, और जो अभिनंदन को छोड़ा, और ये बहुत अच्छी पहल थी उस वक्त, और ये उस वक्त दोनों मुल्कों की जरूरत भी थी बकार साहब। तो ये बहुत बेहतरीन था, और मैंने पाकिस्तान के चैनल पर, आरजू के चैनल पर उसकी तारीफ भी की थी। अभिनंदन तो ठीक है, लेकिन आप कुलभूषण यादव को साहब तो ना कहें, इसलिए कि हम भी जब इंडियन मीडिया पे जाते हैं तो आप हमारे लोगों को कहते हैं साहब मत कहो, तो फिर आप भी वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, उनको साहब ना कहें जी। लास्ट मिनट में हम यहाँ पे मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा जी, एक लास्ट बात। मामला कुलभूषण का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे या बैरिस्टर साहब को या अरोड़ा साहब को इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत नहीं, चूंकि ना हम कोर्ट है ना अदालत है, वो अदालत का काम है, अदालत करेंगी। और हम लोग यहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप अपने मुल्क के बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं अपने मुल्क का बहुत जिम्मेदार नागरिक हूं, तो हमारा ये फर्ज भी बनता है, क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, और ये हमारा और आपका मजहब भी कहता है कि आप, चूंकि जिस इस्लाम मजहब को हम और आप मानने वाले लोग हैं, वहां का साफ कहना है, उस मजहब का भी साफ कहना है कि भाई जो कानून है या सरकारें हैं उनकी भी माननी पड़ेगी। हाँ, अगर गलत बात होती है तो आवाज उठाई जाती है, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठाई जाती, आवाज हिंदुस्तान में बड़े लेवल पे उठाई जाती है, और इतने बड़े लेवल पे उठाई जाती है जिसका अंदाजा आपको भी है, पाकिस्तान तक या दुनिया भर तक छोड़ जाता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि किसी की खामियां निकालने से बेहतर है कि उसकी अच्छाइयों पर भी गौर करना चाहिए। वापस हम मुद्दे पर आते हैं, चूंकि कोविड-19 है, हिंदुस्तान में तमाम जो शहरी या गांव के लोग हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, कामकाज भी खुलने लगा है, अनलॉक सिस्टम होने लगा है आरजू। और ये अलग बात है कि परेशानी की बात है कि लोगों की मौत भी हो रही है, और कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चूंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लगातार आए दिन गाइडलाइंस भी जारी करती हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। तो ये लोग की गलती है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था जब बातचीत हो रही थी कि कोरोना वायरस एक सियाना वायरस है, अगर आप बाहर जाएंगे तभी आपके घर में आएगा, आप घर में रहेंगे तो नहीं आएगा। तो हमें भी और आपको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, आप भी अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपना ख्याल रखने की बेहद जरूरत है, और ये सब चीजें चलती रहेंगी। राजनीति है, जब से देश मुल्क आजाद हुए हैं तब से चली रही है राजनीति, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलती रहेगी। और मैं तो आप दोनों कर सकते हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के टर्म्स जो है वो बेहतर हों, और दोनों जगह जो है जो लोग भी माइनॉरिटीज में हैं उनका ख्याल रखा जाए। आपकी गवर्नमेंट आपके लोगों का ख्याल रखे, हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों का ख्याल रखे, और अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो शिकायत दूर की जाए। लास्ट 1 मिनट अरोड़ा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं? आपने आरजू साहब एक सवाल किया था कि हम कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर सकते हैं जिसमें हम उम्र की एक डाल दे के 18 साल या 20 साल। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, की शायद आपके नॉलेज में पहले भी होगा, बाकी जो दोस्तों की भी, कि पंजाब असम्बली के अंदर हमने मार्च 2018 में एक बिल पास किया जो कि सिख मैरिज एक्ट। उस सिख मैरिज एक्ट के तहत हमने 18 साल की उम्र रखी कि जिसकी भी शादी होगी, वो अभी पहले ही आपको पता है इसमें बड़ी डिबेट चली है, वो 18 साल की उसकी एज होना ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं सरफराज भाई आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आपने बात की थी, अनफॉर्चुनेटली सिख को भारत के अंदर अभी एक अपने रिलीजन की एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है।
सिख को अभी भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 है या आर्टिकल 26 है, उसका बी पार्ट कहता है कि हिंदुइज्म इज कंप्राइज्ड ऑफ जैन मत, बुद्ध मत एंड सिख मत एंड हिंदू मत। इसका मतलब है कि सिख मजहब को इंडिया के अंदर सेपरेट रिलीजन तस्वर नहीं किया जाता। आज भी जब इंडिया के अंदर किसी सिख की शादी होती है तो उसको जो मैरिज रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो हिंदू मैरिज कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर हमारी आबादी 25,000 से कम है, जबकि भारत के अंदर सिखों की आबादी 2.5 करोड़ और भारत के अंदर सिख बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये वो है जो सिखों की फीलिंग जो आपके साथ आपने कहा ना को एग्जिस्टेंस की, और वो सारी और वो एक भारत के वो है। तो मैं चाहूंगा कि आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं, इस मुद्दे को भी उठाइए कि भारत के अंदर एटलीस्ट सिखों का एक अपना इंडिपेंडेंट उनका तशख़्ख़ुस हो, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान हो। सिख इस पर अपनी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 2018 में हमने ये बिल पास कराया पंजाब असम्बली के अंदर। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बाकायदा तौर पे असम्बली से यूनानिमसली पास हुआ और आज वो पाकिस्तान के अंदर वो लागू है। तो ये वो एक हमारा एक ऐसी कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का और इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटी को और ख़ासकर किसी एक क्योंकि मेरी उसको कम्युनिटी को वहाँ पे आइसोलेट कर देता है। तो ये हमारा एक था कि इस पे भी हमें बातचीत करनी चाहिए और वहाँ पे लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ज्वाइन किया। और दूसरा अरोड़ा साहब, मैं मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि एज 25 कर देनी चाहिए कि उससे पहले कोई भी अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता, ताकि जैसे बच्चियों को लेके जाया जा रहा है कि कोई 14 साल की है, कोई 12 साल की है, कोई 17 साल की है, तो उनको ये हो कि जी 25 से पहले ना वो मुसलमान हो सकती है, ना वो क्रिश्चियन हो सकती है, ना कुछ हो सकती है, ताकि जो परेशानी उनके पेरेंट्स देख रहे हैं उससे उनको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम कोई सिटिंग रखेंगे और मजीद किसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जी सरफराज। जाते जाते मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप हिंदुस्तान आइए। पाजी आप तो खैर मॉडलिंग नहीं कर सकते, लेकिन वकार साहब और आरजू तो हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं और माशाल्लाह दोनों ही बहुत ज्यादा एक्टिव भी है और खूबसूरत भी है। तो आप दोनों को मेरी दावत है, आप आइए। बॉलीवुड है हमारा मुंबई में, आप आइए, दोनों मॉडलिंग कीजिए। बहुत सारे पाकिस्तानी आके मॉडलिंग करते हैं और हिंदुस्तान को देखिए। मेरी आप लोगों को दावत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आरजू वापस आपको। वकार साहब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अरोड़ा साहब आपसे भी बहुत अच्छा लगा। और कभी हिंदुस्तान आइएगा तो जरूर हम लोग इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। थैंक यू सरफराज, आपने मेरी उम्मीद जगा दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सलमान खान मुझे दबंग 6 में ले लेंगे। आपको भी पाकिस्तान में इनवाइट करते हैं। हमने करतारपुर का कॉरिडोर खोला है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग आ सकते हैं। मैंने तो अरोड़ा साहब आरजू के शो में करतारपुर कॉरिडोर जब खोला था, मैंने इमरान खान साहब की बहुत तारीफ की थी और उस शो को मैंने बड़े प्रमुखता से दिखाया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया और हमारी जो सिख कम्युनिटी है हिंदुस्तान की, वो बेहद खुश है। तो ऐसा नहीं है, देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान से तमाम जायरीन यहाँ पर आते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह यहाँ पर मौजूद है। बाबा फरीद के जो यहाँ पर उस्ताद हैं वो यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है। उनके उस्ताद जो है वो यहाँ पर कलिया शरीफ में मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। भाई जितने जायरीन हैं मजहब का मामले को लेकर बहुत जाते हैं। और मजे की बात आप ये देखिए, आरजू जानती है कि मैं हर साल उम्रा करने जाता हूँ रमजान में, मुझे हर तीसरा आदमी पाकिस्तानी मिलता है। वहां पर हर तीसरा शख्स पाकिस्तानी मिलता है और उनसे जब बातचीत होती है तो बड़ा मजा आता है। वो बड़ा उनका बड़े खुले दिल के लोग होते हैं। तो मुझे जब हम एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं वहां पर भी, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में, चूंकि हमारा कलमा एक है, हमारा मजहब एक है, हमारे दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाइए, जब आप सलाम वालेकुम कहते हैं तो सामने से वालेकुम सलाम का जवाब आता है, तो आपको खुशी होती है। जैसे आप सत श्री अकाल कहते हैं तो सामने वाले की तरफ से ही जवाब आता है। तो मुझे बड़ा मजा आता है। और हम तो यूथ हैं, जैसे मैंने कहा यूथ है, तो आप लोग कोशिश करिए, हिंदुस्तान आइए, मजा आएगा आपको। आप वीजा लगाइए, तमाम गवर्नमेंट के जुर्म से पूरा कीजिए। आपकी मेजबानी करने के लिए हम मौजूद हैं। बिल्कुल, आप भी आइए जरूर, मोस्ट वेलकम। मैंने आपको इसलिए ऑफर दी कि मेरा ताल्लुक करतारपुर साहब की है। आई लिव देयर, मैं वहीं से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हूं। तो दैट्स व्हाई आई हैव इनवाइटेड यू कि आप जब ये मुझे तो दिल्ली में भी गुरुद्वारों में जाता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं,
मैं वहां पर प्रसाद खाने के लिए जाता हूँ, तो मैं जरूर आऊंगा अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा, और ऐसा मैं पूरी कोशिश भी करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।